बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी और आज के लेक्चर में हम गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में दो तरह से आ सकता है। एक तो इसकी स्टेटमेंट यही बनेगी कि राइट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एक तो ये स्टेटमेंट है। इसकी सेकंड स्टेटमेंट ये भी बन सकती है, कैलकुलेट ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स, यानी टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले बच्चे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई डायग्राम अज्यूम करनी है। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स गिवन है। तो सबसे पहले आप इसकी डायग्राम अज्यूम करेंगे। डायग्राम में आप ये कहेंगे कि कंसिडर वी हैव टू पैरेलल मेटल प्लेट्स, ये आपका टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों प्लेट्स चार्ज प्लेट्स हैं और जो ये जो प्लेट ए है इस पर चार्ज प्लस क्यू है और जो प्लेट बी है इस पर चार्ज माइनस क्यू है। यानी दो प्लेट्स हैं, आपस में पैरेलल भी हैं और दोनों पर हम अज्यूम कर रहे हैं अपोजिट चार्जेस हैं। चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव अपोजिट साइन। साथ में बच्चे हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो दोनों प्लेट्स हैं उन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस प्लेट ए पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको प्लस सिग्मा से डिनोट कर देते हैं और जो प्लेट बी पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी सिंबल मैंने माइनस सिग्मा लिख दी है। मीन इस पर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पर जो है वो माइनस सिग्मा है यानी इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। इसके साथ बच्चों आप लोगों ने एक और चीज़ अज्यूम करनी है कि आप लोगों ने इन दोनों प्लेट्स की जो लेंथ है उसको इन्फानाइट इमेजिन करना है। यानी जो दोनों प्लेट्स हैं उनकी लेंथ को आप लोगों ने इन्फानाइट इमेजिन करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको याद होगा मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात पढ़ाई थी कि अगर ये प्लेट्स फाइनाइट लेंथ की हों तो इनके एजेस पे, इस एज पे और इस एज पे हम लोगों ने एक फील्ड पढ़ा था जो कि बल्जिंग आउटवर्ड था, यानी फील्ड इधर भी आउटवर्ड था इधर भी आउटवर्ड था। उस बल्जिंग आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने एक स्पेशल नेम दिया था कॉल्ड फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म फील्ड रहे। तो हम लोग इस वजह से प्लेट्स की लेंथ को इन्फानाइट अज्यूम कर लेते हैं टू अवॉइड फ्रिंजिंग और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस एट द एंड्स ऑफ द प्लेट्स। तो अब हम उस फाइनाइट प्लेट्स को अज्यूम नहीं करेंगे बल्कि इन्फानाइट कर रहे हैं अज्यूम, जिसकी वजह से अब वो फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इशू आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट बात बच्चे हम ये देखते हैं कि अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस प्लेट से ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट पर आकर टर्मिनेट होंगी। ये बात मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट भी परपेंडिकुलरली हो रही हैं और वो टर्मिनेट भी कैसे होंगी, परपेंडिकुलरली होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो प्लेट ए से परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव प्लेट पर आकर परपेंडिकुलरली ही वो टर्मिनेट भी हो रही हैं। और ये जो लाइंस आपको मैंने ड्रॉ की हैं ये सारी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। और हमें ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, देखिए सारी लाइन आपस में पैरेलल भी हैं एंड इक्वली स्पेस्ड, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में पैरेलल भी हो जाएं और इक्वली स्पेस भी हो जाएं तो ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में ये जो सारे एरोस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं और प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आते हैं अपने टास्क की तरफ। हमारा टास्क ये है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में सपोज़ करें यहाँ पर एक पॉइंट P मैंने लिया है। हमारा टास्क ये है कि इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन कोई पॉइंट P आप ले लेते हैं, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है
कि गॉसेस लॉ को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पी पे आप लोगों ने अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ को यूज़ करके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको एक सरफेस इमेजिन करना पड़ती है। उस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं और उस गॉसियन सरफेस का जस्ट पर्पस जो होता है वो हमें हेल्प करना होता है इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने गॉसियन सरफेस ज़्यूम करनी है और यहाँ पर आप लोगों ने जो गॉसियन सरफेस ज़्यूम करनी है वो एक बॉक्स की शेप में होगी। यानी इस केस में हम जो गॉसियन सरफेस ज़्यूम करेंगे दैट इज़ इन द शेप ऑफ ए बॉक्स। तो ये मैंने आपके लिए वो बॉक्स ड्रॉ भी किया है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस ज़्यूम करनी है वो एक बॉक्स की शेप में होगी। तो वो बॉक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब बच्चों बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर तो आपको वो लग रहा है शायद आप लोगों ने कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर ज़्यूम किया है, क्योंकि आप लोग इसको 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। तो इसकी 3D की पिक्चर मैंने यहाँ पर शो की है। तो आप लोगों ने इमेजिन ये करना है कि ये बेसिकली जो आपको रेक्टेंगल शो हो रही है ये रेक्टेंगल नहीं है, ये बेसिकली आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स की सारी साइड्स मैंने डायग्राम में शो की हैं, लेकिन 2 डायमेंशन में आपको जस्ट लाइक ये रेक्टेंगल ही शो होगा। अब बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने एक वो गॉसियन सरफेस अपनी इमेजिन कर ली। अब इस जो बॉक्स है इसकी साइड्स की अगर हम बात करें तो ये जो इसकी साइड आपको नज़र आ रही है ये इसका टॉप फेस है, ये वाली जो साइड नज़र आ रही है इसका राइट फेस है, ये वाली जो साइड नज़र आ रही है ये इसका लेफ़्ट फेस है और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका कौन सा है, बॉटम है। क्योंकि हमें डायग्राम में इसकी 4 साइड्स नज़र आ रही हैं तो हम कैलकुलेशन भी इन 4 साइड्स की ही करेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन में आपको 4 साइड्स ही इमेजिन आप कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने माइंड में अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ, याद ही रखना है कि ये बेसिकली क्यूबिकल कौन सा है, बॉक्स है। अब बच्चों अगर हम इस क्यूबिकल बॉक्स के हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर जिस सरफेस का भी लिया जाता है या जिस फेस का भी लिया जाता है वहाँ से वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो इस फेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, देखें इसका मैंने अपवर्ड शो किया हुआ है। राइट फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, वो यहाँ से आउटवर्ड नॉर्मल है, अपनी सरफेस के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए ना उसे। इस तरह लेफ़्ट फेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, इधर मैंने इस तरह शो किया हुआ है। इस फेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा क्योंकि इसका डाउनवर्ड नॉर्मल ये बनता है, आउटवर्ड नॉर्मल तो ये बनता है ना। तो इसका भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड शो कर दी है। अब बच्चों ये जो एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये तो किसके एरोज़ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरोज़ हैं। अब हम बारी बारी इन सारी साइड्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम इसके राइट फेस और लेफ़्ट फेस की बात करते हैं। इनके देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन फ्लक्स में लिखेंगे फ्लक्स थ्रू द साइड्स ऑफ बॉक्स। साइड ऑफ बॉक्स का मतलब क्या है कि एक राइट साइड है और एक कौन सी है, लेफ़्ट साइड। आर एस मीन राइट साइड, एल एस मीन लेफ़्ट साइड। अब हम जो फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये बाय डेफिनेशन कैलकुलेशन है और बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि जो फ्लक्स इस फार्मूला से कैलकुलेट होता है E.A से, उस फ्लक्स को हम बाय डेफिनेशन फ्लक्स कहते हैं। अब अच्छी तरह देखो राइट साइड को, ये राइट साइड है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डाउनवर्ड है, एरिया वेक्टर की ये वाली डायरेक्शन है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का आपको कितने डिग्री एंगल लग रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री है, क्योंकि E डाउनवर्ड है और एरिया वेक्टर के साथ एंगल इसका 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको ओपन करेंगे E.A को तो E cos 90 आएगा। अब अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड में भी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस लाइन में और इस लाइन में एंगल जो बन रहा है अगेन कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इसको भी ओपन करेंगे तो E cos ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। आपको बच्चे याद है कि cos 90 डिग्री जो होता है वो 0 के इक्वल होगा। cos 90 पे 0 फिर cos 90 पे 0, दोनों को ऐड भी करेंगे तो 0 + 0 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी राइट साइड और लेफ़्ट साइड की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। इस बात को हम फिज़िकली भी समझ सकते हैं। फिज़िकली बच्चे हमें नज़र आ रहा है कि इन साइड्स को अगर हम राइट साइड को देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर हैं, डाउनवर्ड है और इस साइड में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। बात ज़रा क्लियर कीजिएगा, इस साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसका जो एरिया है
वो दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो राइट साइड है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में क्या थे, पैरेलल थे, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या हो चुका है, ज़ीरो। इस साइड को भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में अगेन क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन साइड में से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा। इस बात को मैंने लिखा भी है, मैं लिखा एज द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द बॉक्स। जो फील्ड लाइंस हैं वो साइड्स ऑफ द बॉक्स के साथ देख लें, दोनों तरफ क्या हैं, पैरेलल हैं। सो द फ्लक्स थ्रू द साइड इस क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं एरिया में और एरिया वेक्टर में। इन साइड्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरिया वेक्टर के साथ तो एंगल 90 है, लेकिन ये जो साइड्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के खुद क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक होगी बात बच्चे। अब हम देखते हैं फ्लक्स थ्रू द अपर फेस। अपर फ्लक्स साइड का फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन ही निकालेंगे। तो फ्लक्स यूएफ मीन अपर फेस, बोर्ड में बेहतर आप पूरा लफ्ज़ लिखें, यूएफ की बजाय अपर फेस लिखें, इसको लेफ़्ट साइड लिखें, इसको राइट साइड पूरा लफ्ज़ लिखें। तो बाय डेफिनेशन फार्मूला ई ए कॉस थीटा होगा। देखिए बच्चे, हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस अज्यूम की हुई है वो इस प्लेट के इनसाइड अज्यूम की हुई है। देखें इसकी जो अपर साइड है वो जो गॉसियन सरफेस है वो इस प्लेट के इनसाइड है। अगर इस बात को आप 3 डायमेंशन में सोच रहे हैं तो आप यूँ सोचो कि सपोज करें ये आपकी प्लेट है और इस प्लेट को आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अगर आप किसी भी प्लेट को पॉजिटिव चार्ज बच्चों प्रोवाइड करते हैं, अगर वो मेटल प्लेट होगी तो हम लोगों ने पढ़ा था वो चार्ज सारा उसकी आउटर सरफेस के ऊपर लाई करेगा। यानी आप लोगों ने ये, अगर मेरा हाथ एक पॉजिटिव प्लेट है, आप लोगों ने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव चार्ज अपर फेस पे भी होगा और लोअर फेस पर भी होगा। यानी चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा अगर ये मेटल प्लेट होगी। अब बच्चों क्या हुआ है कि आप लोगों ने जब इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन जब आप इसके नीचे नेगेटिव प्लेट लेकर आए हैं तो इस नेगेटिव ने उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अब अट्रैक्ट करने से हुआ ये है कि सारा जो चार्ज है इसकी इनर सरफेस पे आ गया है। यानी ये प्लेट है तो ये जो टोटल चार्ज है इसकी किस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, इनर फेस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। इस प्लेट की अपर सरफेस के ऊपर अब कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये बात बहुत समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा चार्ज इनर फेस के ऊपर है, अपर फेस के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है वो तो इनसाइड दी मेटल प्लेट ड्रॉ की है, ये इनसाइड आपको नज़र आ रही है। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि किसी भी मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये बात मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पहले प्रूव भी करवा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात तो ये होगी कि इस मेटल के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है, और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। आउटसाइड क्यों ज़ीरो मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बताया सारा चार्ज किस सरफेस के ऊपर है, इनर फेस पे ऊपर है। क्यों इनर फेस के ऊपर है, क्योंकि नीचे कौन सी प्लेट आई है, नेगेटिव प्लेट, उसने चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया है। तो इस मेटल के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है जहाँ पर गॉसियन सरफेस है, और अगर आपसे आउटसाइड पूछेगा तो आउटसाइड भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर अपना फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसका एरिया वेक्टर तो हम आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे जो कि अपवर्ड शो हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे क्योंकि इनसाइड दी लाई कर रहा है मेटल प्लेट, और इनसाइड द मेटल प्लेट ई की वैल्यू बच्चों क्या होती है, ज़ीरो होगी। तो अब ज़रा देखें फार्मूला अपर फेस के लिए ई ए कॉस थीटा। तो मैंने क्या लिखा है, एज देयर इज़ नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट के इनसाइड ई ज़ीरो है, वो हमने प्रूव भी पहले किया हुआ है। अगर इस फार्मूले में मैं ई को ज़ीरो पुट कर दूँ तो ज़ीरो ए कॉस थीटा, तो अपर साइड का जो फ्लक्स होगा वो भी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो इसका लोअर फेस है उसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोगों ने पहले बात की थी कि लोअर फेस का एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड है, और यहाँ से नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि लोअर फेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल दोनों के दरमियान में 0 डिग्री होगा। तो मैंने लिखा है फ्लक्स ड्यू टू लोअर फेस, एल एफ मीन लोअर फेस, ई ए कॉस थीटा, बाय डेफिनेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। थीटा डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है 0 डिग्री है, अगर पुट करेंगे तो कॉस 0 डिग्री पे 1, अगर इसको यहाँ लिखेंगे तो लोअर फेस का फ्लक्स ई इंटू ए हो जाएगा। दोबारा बच्चों बात रिपीट कर रहा हूँ, लोअर फेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पैरेलल, बट अगर आपसे पूछता है लोअर फेस के लिए
एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कैसे हैं, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में पैरेलल है। और हमारा जो एंगल है इस फार्मूले में वो एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में है, इसलिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर 0 डिग्री यूज़ की है। तो आप लोगों ने राइट फेस, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, अपर फेस और लोअर फेस सबका फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए। अब बच्चों हम इस बॉक्स की वजह से टोटल फ्लक्स की बात करते हैं। तो टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स ड्यू टू साइड्स, जो कि इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, 0 है, प्लस फ्लक्स ड्यू टू अपर फेस, अपर फेस का फ्लक्स भी देख लें, इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है 0 है, प्लस फ्लक्स ड्यू टू लेफ़्ट फेस, और लेफ़्ट फेस का जो फ्लक्स आप लोगों का आ रहा है वो आप लोगों ने अभी प्रूव किया है E इंटू ए है। तो तीनों को फ्लक्स को ऐड करके वैल्यूज पुट की, तो फ्लक्स जो टोटल बन रहा है उस बॉक्स में से वो आपका E इंटू ए की इक्वल हो जाएगा, जिसे मैंने इक्वेशन 4 में लिखा है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने फ्लक्स को बाय डेफिनेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बाय गॉसेस लॉ कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे फाइनल आंसर के लिए। तो गॉसेस लॉ से अगर फ्लक्स लिखा जाए तो 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द गाउसियन सरफेस होता है, यानी क्यू कौन सा है, जो गाउसियन सरफेस ने इनक्लोज किया होगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज किया होता है, उस सरफेस का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। तो अब हमें वो चार्ज चाहिए जो इस क्यूबिकल बॉक्स ने इनक्लोज किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चार्ज शो हो रहा है। वो कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने सरफेस की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करनी है। सिग्मा से उसको डिनोट करते हैं, फार्मूला उसका चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इस क्यू की वैल्यू को आप बच्चे इक्वेशन 5 में पुट कर दें। इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो 1/ε0 टाइम्स इसकी जगह पर सिग्मा इंटू ए लिख देंगे। अब देखिए इक्वेशन 6 में जो फ्लक्स लिखा है वो बाय गॉसेस लॉ है, और इक्वेशन 4 में जो फ्लक्स लिखा है वो बाय डेफिनेशन है। तो हम इक्वेशन 4 और 6 को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए दोनों इक्वेशंस को कंपेयर भी किया है, 4 एंड किसको, 6 को आप लोगों ने कंपेयर करना है, 5 नहीं होगा, 4 एंड 6। अगर कंपेयर करें बच्चे तो E इंटू ए जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, और इस तरफ आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चों देखो, इसका जो एरिया है इसके एरिया से कैंसिल हो रहा है, हमें E की वैल्यू चाहिए, तो E इक्वल टू सिग्मा ओवर ε0 की इक्वल होगा। अब चाहें तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए इस तरफ तो हम एरो लगा देंगे, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, इसको वेक्टर बनाने के लिए हम इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये यूनिट वेक्टर बच्चों डायरेक्शन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि इस केस में उसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर शो कर रहा है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस केस में डायरेक्शन जो है वो आपको किधर शो हो रही है, डाउनवर्ड है। दूसरा बच्चों, इस फार्मूले से हमें ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आप लोगों ने तो इस पॉइंट P की कैलकुलेट की है, और इस पॉइंट P की जो पोजीशन है इस फार्मूले में मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा ओवर ε0 ये बिटवीन द प्लेट्स हर पॉइंट पे सेम होगा। मीन आप इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, या कोई ऊपर पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट अगर इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन लाई करता है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों सेम आ रही है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमने शुरू में बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इस बात को मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन बिटवीन प्लेट्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट्स की पोजीशन पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। एक लास्ट बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, अगर आपकी अपोजिट प्लेट्स का कोई भी एमसीक्यू आ जाए, जिस तरह ये 2 अपोजिट प्लेट्स हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपसे अपोजिट प्लेट्स के अबव यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो 0 है। अगर इन ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके नीचे वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका चार्ज अपर सरफेस पे गया हुआ है और इसका चार्ज लोअर सरफेस पे गया हुआ है। तो अपोजिट प्लेट्स की अपर साइड पे भी फ्लक्स 0 होगा, और नेगेटिव प्लेट के लोअर साइड पे भी फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों साइड पे क्या होगा, 0 होगा। और ये वाली जो वैल्यू है सिग्मा ओवर ε0 टाइम्स, ये इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।